पिछले वीडियो में हमने बिस्मार्क के बारे में हमारा थोड़ा सा जो उसका संक्षिप्त परिचय था वो दे चुके थे और अब आगे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जर्मनी के एकीकरण से संबंधित। तो हम जान चुके हैं कि बिस्मार्क भी प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का कट्टर समर्थक था। उसने विलियम फर्स्ट से सैन्य सुधार जारी रखने को कहा। जब मन बना चुका था विलियम फर्स्ट की उसे इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उदारवादी नेता उसके काम में बड़ी दिक्कतें पैदा कर रहे थे, तो पेरिस से आकर बिस्मार्क ने उसे सलाह दी कि उसे इस्तीफा नहीं देना चाहिए और सैन्य सुधार जारी रखने चाहिए। 1862 में बिस्मार्क ने जो प्रसा की संसद में एक भाषण दिया जिसमें उसने ये कहा कि जर्मनी की समस्या का समाधान संसदीय भाषणों या संसदीय आदेशों से नहीं हो सकता, केवल लौह और रक्त नीति से ही ये संभव है। और बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति का अनुसरण किया और ये जो लौह और रक्त की नीति बिस्मार्क के द्वारा अपनाई गई, इसके दो उद्देश्य थे। नंबर 1, प्रसा के बाद में प्रसा के पास सर्वोच्च सैनिक शक्ति होना आवश्यक है। इसकी बड़ी ज़रूरत महसूस करता था बिस्मार्क के पास में कि सैन्य दृष्टि से एक शक्तिशाली सेना बिस्मार्क के पास में होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध को टाला जाए। तो अपनी लौह और रक्त की नीति के अंतर्गत बिस्मार्क के दो प्रमुख उद्देश्य थे कि प्रसा के पास में सर्वोच्च सैनिक शक्ति होनी चाहिए क्योंकि उसे पता था कि जर्मनी के एकीकरण के जो विभिन्न चरण आगे उसे पूरे करने होंगे, उसको लेकर उसे ऑस्ट्रिया और अन्य देशों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा, जिसके लिए एक सुदृढ़ सैन्य शक्ति आवश्यक है। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध को टाला जाए। अपना उद्देश्य हासिल करने के लिए बिस्मार्क ने सैन्य सुधार जारी रखे। प्रारंभ में उसने उदारवादियों को भी अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, उनको मिलाने का, उनको राजी करने का प्रयास किया, परंतु उदारवादियों ने उसे सहयोग नहीं दिया। बिस्मार्क जानता था कि ये उदारवादी केवल भौंकना जानते हैं, काटना नहीं। उसे पता था कि ये केवल और केवल चिल्ला के रह जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। अतः उदारवादियों के विरोध के बावजूद उसने सैन्य सुधारों को जारी रखा। बिस्मार्क ने रूस को अपने पक्ष में करने के लिए 1863 में उसने पोलैंड के विद्रोह के समय रूस को सहयोग देने का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि रूस के साथ भी उसके संबंध थे, क्योंकि हमें पता है कि 1859 से 1862 के बीच में बिस्मार्क रूस में प्रसा का राजदूत था। तो उसी दौरान 1862-63 में जब पोलैंड के विद्रोह के समय जब उसने रसिया को सहयोग का आश्वासन दिया, क्योंकि वो इस तरीके से अपने मित्रों की संख्या बढ़ाना चाह रहा था, उसे पता था कि आगे चल के इनकी ज़रूरत पड़ेगी। प्रशा की उभरती हुई सैन्य शक्ति से ऑस्ट्रिया चिंतित हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा बाधक वही था। ऑस्ट्रिया को चिंता हुई। ऑस्ट्रिया का शासक इस समय था फ्रांसिस जोसेफ। विलियम फर्स्ट से मिलता है। प्रसा के शासक विलियम फर्स्ट से आकर ऑस्ट्रिया का शासक फ्रांसिस जोसेफ मिला और उसने इस पर चिंता व्यक्त की कि ये जो सैन्य शक्ति बिस्मार्क के द्वारा बढ़ाई जा रही है, उसे लेकर ऑस्ट्रिया क्या सोचता है। और उसने सुझाव दिया कि जर्मन संघ में सुधारों के लिए एक सम्मेलन बुला लिया जाए। ऑस्ट्रिया ने यह प्रस्ताव प्रसा के शासक विलियम फर्स्ट के सामने रखा, लेकिन बिस्मार्क इस प्रकार के किसी भी सम्मेलन का विरोधी था, अतः उसने इसका विरोध किया। फ्रैंकफर्ट में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, परंतु प्रसा ने उसमें भाग नहीं लिया, जिसके कारण यह सम्मेलन असफल हो गया। जर्मनी का एकीकरण पूरा करने के लिए बिस्मार्क को डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध करने पड़े। अब एक एक करके हम ये कैसे परिस्थितियां बनी और बिस्मार्क के द्वारा उसमें क्या कूटनीति अपनाएगी, इसकी चर्चा हम करेंगे। डेनमार्क के साथ युद्ध 1864। डेनमार्क के साथ युद्ध करने से पहले सबसे पहले उसने डेनमार्क को युद्ध के लिए क्यों चुना बिस्मार्क ने, इसको लेकर दो प्रमुख कारण थे। एक तो बिस्मार्क ने जो सैन्य क्षमता अपनी बढ़ाई थी, सैन्य शक्ति जो अपनी बढ़ाई थी, उस सैन्य क्षमता को वो परख लेना चाहता था। ऑस्ट्रिया के साथ जो निर्णायक युद्ध उसे आगे करने पड़ेंगे, उससे पहले वो अपनी सैन्य क्षमता का एक बार परीक्षण करना चाहता था, इसलिए उसने डेनमार्क को सबसे पहले चुना। और डेनमार्क के साथ बिस्मार्क इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि डेनमार्क के साथ युद्ध करने के पश्चात उसे ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करने का बहाना मिल जाएगा। अब युद्ध के क्या कारण थे, कैसी परिस्थितियां बनी युद्ध के लिए। नंबर 1, स्लेसविग और हॉल्स्टीन का विवाद। हम अपने पहले वीडियो में जिक्र कर चुके हैं कि स्लेसविग और हॉल्स्टीन दो जर्मन राज्य थे, लेकिन इनके ऊपर डेनमार्क का प्रशासनिक नियंत्रण था, तो इसको लेकर एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। स्लेसविग और हॉल्स्टीन पर 1490 से ही डेनमार्क का प्रशासनिक अधिकार था। आज से नहीं, काफ़ी अरसे पहले से डेनमार्क का उसके ऊपर अधिकार था प्रशासनिक रूप से। हॉल्स्टीन में जनसंख्या का पूर्ण बहुमत जर्मन वासियों का था,
सेल्सविग में भी जनसंख्या का बहुमत जर्मन वासियों का था, यानी जर्मन जो भाषी थे, जर्मन भाषी लोग या जर्मन मूल के जो लोग थे, इनका पूरा नियंत्रण यहाँ पे था, सेल्सविग और होल्स्टीन। लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक नियंत्रण किसका था? डेनमार्क का। यहाँ पे अल्पसंख्यक डेन्स भी थे, जो मतलब खुद डेनमार्क के जो मूल निवासी थे डेन्स, वो भी यहाँ पे थे। होल्स्टीन जर्मन संघ का सदस्य था, लेकिन सेल्सविग इसका सदस्य नहीं था। जर्मन संघ, एक बार मैं पुनः याद दिला दूं कि 39 जर्मन राज्यों का जो एक ढीला ढाला संघ जो ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में था, और उस जर्मन संघ की जो संसद थी वो डाइट के नाम से कहलाती थी, और कहाँ स्थापित थी ये? फ्रैंकफर्ट में। तो होल्स्टीन जो था वो जर्मन संघ का सदस्य था, लेकिन सेल्सविग इसका सदस्य नहीं था। सेल्सविग और होल्स्टीन को डेनमार्क अपने टेरिटरी, अपने साम्राज्य में मिला लेना चाहता था, और बिस्मार्क इसे प्रशा में मिलाना चाहता था। तो ये सेल्सविग और होल्स्टीन का जो विवाद है, इसे लेकर भी सबसे पहले युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था डेनमार्क के साथ युद्ध का, वो था डेनमार्क का नया संविधान, नवंबर 1863। डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक सेवंथ ने डेनमार्क को एक नया संविधान दिया, जिसके अनुसार सेल्सविग और होल्स्टीन को डेनमार्क का भाग बना दिया गया। परंतु संविधान को लागू करने से पहले ही फ्रेडरिक सेवंथ की मृत्यु हो गई, और उसके स्थान पर अब क्रिस्टियन नाइन्थ डेनमार्क का शासक बना, जिसने दबाव में नवंबर 1863 में नया संविधान लागू कर दिया। डेनमार्क ने अपनी सेना भेजकर होल्स्टीन पर अधिकार कर लिया, और प्रशा ने इसका विरोध किया। यानी कि अब युद्ध की परिस्थितियां पूरी तरह तैयार हो गई। युद्ध का घटनाक्रम कैसे चला, इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बिस्मार्क ने सेल्सविग और होल्स्टीन की समस्या का समाधान करने के लिए ऑस्ट्रिया को अपने पक्ष में किया। हालांकि यद्यपि बिस्मार्क जानता है कि सबसे बड़ा विरोधी ऑस्ट्रिया ही है, लेकिन उसको दुश्मन के विरुद्ध कैसे उसने, यही तो उसकी कूटनीति की प्रमुख विशेषता रही है कि कैसे उसने जब भी मौका पड़ा है, उसने दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना के कैसे अपना काम निकाला। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए ऑस्ट्रिया को उसने अपने पक्ष में किया। फरवरी 1864 में, फरवरी 1864 में बिस्मार्क ने डेनमार्क को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, 48 आवर्स का, और उसने कहा कि डेनमार्क को इन 48 आवर्स के अंदर नवंबर संविधान को रद्द करना होगा, जो क्रिस्टियन नाइन्थ ने लागू कर दिया था, और जो बनाया था उसके फादर फ्रेडरिक सेवंथ ने। इस समय डेनमार्क की संसद का सत्र नहीं चल रहा था, अतः बिस्मार्क की शर्त नहीं मानी जा सकती थी। यानी कि वहाँ पर संसद का सत्रावसान हो रखा था, संसद की बैठक नहीं हो रही थी, तो इतनी कम समय में बैठक बुलाकर और इसके ऊपर चर्चा हो जाए, ये संभव नहीं था। 48 आवर्स के पश्चात प्रशा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। डेनमार्क ने जल्दी ही समर्पण कर दिया, और युद्ध के पश्चात जो संधि हुई वो थी वियना की संधि 1864 में। और इसके अंतर्गत क्या निश्चित किया गया? ल्यूएनबर्ग, सेल्सविग और होल्स्टीन पर प्रशा और ऑस्ट्रिया का सामूहिक अधिकार होगा। इस वियना की संधि जो 1864 में हुई थी डेनमार्क के साथ युद्ध के पश्चात, उसमें यह तय किया गया कि ल्यूएनबर्ग, सेल्सविग और होल्स्टीन पर प्रशा और ऑस्ट्रिया का सामूहिक अधिकार होगा। और बिस्मार्क ने जानबूझकर इन राज्यों के भविष्य को अंधकार में रखा था। मतलब वो चाहता तो इस समय भी इसका एक तय फार्मूले के अनुसार इसका निर्धारण हो सकता था, लेकिन जानबूझकर उसने इनके भविष्य को अंधकार में रखा, क्योंकि वो ये भी जानता था कि आगे चलकर इन्हीं को लेकर उसे ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करने का मौका भी मिलेगा। अब अगला जो महत्वपूर्ण चरण है वो है ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध 1866, 1866, और इसे 7 वीक्स वॉर भी कहा जाता है। ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध 1866, 7 वीक्स वॉर। अब युद्ध के जो कारणों की चर्चा करेंगे वो क्या था? प्रशा द्वारा ऑस्ट्रिया का जोल्वरिन का सदस्य बनने का विरोध किया गया। यानी कि प्रशा नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रिया जोल्वरिन का सदस्य बने। और जोल्वरिन क्या है? जोल्वरिन 1819 में स्थापित एक कस्टम यूनियन या कहें कि चुंगी संघ था, ठीक है, और जो प्रशा की अध्यक्षता में बना था। 1819 में जोल्वरिन एक कस्टम यूनियन या चुंगी संघ था जो प्रशा की अध्यक्षता में बना था। और एक छोटा सा जर्मन राज्य था श्वार्ज़बर्ग सोंदरसोसन, श्वार्ज़बर्ग सोंदरसोसन, उस राज्य के साथ में सीमा शुल्क संबंधी संधि प्रशा ने की थी, और वहाँ से यह जोल्वरिन अस्तित्व में आया था। एक कस्टम यूनियन या चुंगी संघ था और प्रशा की अध्यक्षता में बना था। तो जो सबसे प्रशा बिल्कुल नहीं चाहता था, बिस्मार्क नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रिया इस जोल्वरिन का सदस्य बने।
1818 तक प्रसा में 67 टैरिफ जोन्स थे, चुंगी क्षेत्र। ठीक है, अब आगे चल के ये कैसे प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में विवाद का कारण बना, ये हम आगे के वीडियो में